पैसे क्यों बचाएं? जो भी कमाते हैं सारा पैसा खर्चा करके मौज करें, बचाएं क्यों? एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं, अगर किसी का लोन चल रहा होगा और उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आए, वो पहले लोन बंद कर देते हैं। लोन बंद करने से आपको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। जो घर आप खरीदते हैं, उस घर को खरीदने के पीछे क्या बेसिस होना चाहिए? 4 ऑप्शन मैंने दिए, नीड, नेटवर्थ, इनकम या वांट। सवाल यह है, अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र से 25,000 महीना अपने रिटायरमेंट के लिए बचाना शुरू करता है और दूसरा व्यक्ति 5 साल से लेट हो गया और अब अभी भी वो 25,000 महीने ही बचाता है, तो रिटायरमेंट तक दोनों के फंड में अंतर कितना आ जाएगा और कितनी बड़ा है इंटरनेशनल मार्केट में? सिर्फ साइज का अंदाजा दे दूं, एनवीडिया एक कंपनी, आपने नाम सुना होगा, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया, उसका साइज कितना बड़ा है? भारत का पूरा स्टॉक मार्केट एनवीडिया से छोटा है। तो अब फाइनली मैं इनवाइट करना चाहूंगा स्टेज पर उत्तम कुमार सर को, प्लीज। नमस्कार। अच्छा, मैं लखनऊ से आया आपसे मिलने के लिए। नाम मेरा उत्तम है और लखनऊ में तो नमस्ते के बदले में नमस्ते ही करते हैं, तो मुझे लगता है यहाँ भी नियम वही चालू रहेगा। तो नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत बढ़िया, शुक्रिया। तो इतना एनर्जी देख के तो मुझे भी अपना एनर्जी बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा। बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, MNIT इलाहाबाद से पास आउट। फिर उसके बाद मैंने करियर चेंज किया, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। करीब 8-9 साल मैंने यूएस की कंपनीज के साथ काम किया। फिर उसके बाद जब मुझे पता लगा कि मुझे पढ़ना और पढ़ाना अच्छा है लगता है, तब मैं टीचिंग ट्रेनिंग के करियर में आया। तो पिछले करीब 16-17 सालों से एकेडमिक्स और आपके जैसे बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्टेड हैं और बेसिकली बात करेंगे 2 चीजों पे, एक पर्सनल फाइनेंस और सॉफ्ट स्किल्स। तो आज तो पर्सनल फाइनेंस की बात करेंगे। पर्सनल फाइनेंस का मतलब है वो बातें, वो सिद्धांत जो आपको वेल्दी बनाए और वेल्दी बनाए रखें, ठीक। तो यहाँ ज्यादातर लोग ऑलरेडी फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। जो टॉपिक है वो है पावर ऑफ कंपाउंडिंग या एर्थ वंडर। और एर्थ वंडर इसको बोला किसने है? आइंस्टीन ने। तो जो अल्बर्ट आइंस्टीन सदी के एक महान कह सकते हैं आप साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट को 8वां अजूबा बताया है। स्क्रीन पे आपको कुछ एक धुंधली सी इमेज दिख रही होगी, कोई गेस कर सकता है क्या है? कोका कोला। कोका कोला? अच्छा देखिए, बहुत साफ नहीं है, तब भी आपने पहचान लिया। अच्छा, किस कलर का है वो कैन? रेड। रेड है। कोई जिसने लाल बोला था जरा हाथ उठाइए, सर चेक कर लीजिए आके। आइए तो ऐसे उंगली लगा के बताइएगा ये वाला पिक्सल लाल है। एकदम पास आइए और बताइए ये वाला पिक्सल लाल है। और पास जाइए, कौन सा वाला पिक्सल लाल है? उंगली रख दीजिए। और कोई जिसको लाल दिख रहा, जरा आ जाइए, मैं इसको जूम कर देता हूं। अब बताइए कौन सा लाल था? ये वही इमेज है, इमेज नहीं बदली है। आप चाहे तो फोटो खींच लीजिए इस इमेज की, आपके मोबाइल पे भी वो लाल दिखेगा, पर जूम करेंगे तो लाल नहीं है। थैंक यू सर। वो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है। सवाल ये है, एक इमेज जो सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट है, उसमें आपको लाल रंग दिखता कहां से? सवाल ये है, वो लाल रंग आपका दिमाग भरता है, इमेज में तो नहीं है। और यही इसकी खास बात है। दिमाग क्यों भर रहा है? क्योंकि हमने हमेशा से कोक के कैन को लाल देखा है। तो जैसे ही ब्लैक एंड व्हाइट इमेज भी आती है, वो उसको लाल दिखाने लगता है, लाल है नहीं। माइंड सेट हो जाता है, कई जगह माइंड सेट हो जाता है, दिमाग अटक जाता है। मैं एक और उदाहरण दे रहा हूं, यहां तो खैर बहुत सारे लोग हैं, शायद सही जवाब मिल जाए।
एक ऐसे मेटल का नाम बताइए जो सोने से महंगा है। प्लैटिनम। ठीक, कई लोगों ने जवाब दिया प्लैटिनम। अच्छा, लास्ट टाइम चेक कब किया था? अब प्लैटिनम की भी सच्चाई सुन लीजिए। 2011 में प्लैटिनम को सोने ने पीछे किया था। 15 साल हो गए हैं प्लैटिनम सोने से पीछे चल रहा है, और मौजूदा हालत में प्लैटिनम सोने के आधे से भी कम है, लेकिन दिमाग में अभी भी प्लैटिनम महंगा है। 15 साल हो चुके हैं, आजकल की बात नहीं है। तो ऐसा क्यों है? बहुत सारे सिद्धांत दिमाग में अटक जाते हैं। तो आज मैं यही प्रयास करूंगा, कुछ सिद्धांत जो अटक गए हों उनमें अपडेशन चाहिए, तो अपडेट करने का प्रयास करेंगे। एक और सिद्धांत, बड़ा सरल सा सवाल है। जो घर आप खरीदते हैं, उस घर को खरीदने के पीछे क्या बेसिस होना चाहिए? 4 ऑप्शंस मैंने दिए, नीड, नेटवर्थ, इनकम या वांट। किसके अनुसार आपका घर होना चाहिए? नीड, नेटवर्थ। अच्छा, नेटवर्थ वाले हाथ उठाइए, नीड वाले हाथ उठाइए। हाँ, ज्यादा हाथ नीड के हैं। चलिए इसका भी इलाज बता दें। मान लीजिए किसी घर में 10 लोग रहते हैं, तो उनकी जरूरत तो 5 कमरे के मकान की है, लेकिन अगर आमदनी 10,000 रुपए महीना है तो क्या 5 कमरे का घर ले सकते हैं? तो नीड के अकॉर्डिंग तो नहीं हो सकता, वांट के अकॉर्डिंग भी नहीं हो सकता, क्योंकि वांट तो सबकी होगी कि अंबानी जी का घर मिल जाए। तो वांट भी नहीं, नीड भी नहीं। इनकम, बैंक देखता है कि आप लोन चुका पाएंगे कि नहीं। बेसिकली आपकी बड़े खर्चे आपकी नेटवर्थ के अनुसार होने चाहिए। उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। अंबानी जी ने जब अपना घर बनाया था 5,000 करोड़ का था, पर उनकी नेटवर्थ 2 लाख करोड़ थी। अगर अनुपात में चेक करें, पॉकेट में 200 रुपए थे, तब 5 रुपए का घर बनाया। क्या उनकी सेहत को कुछ फर्क पड़ा होगा? बिल्कुल नहीं। ये अनुपात चाहिए। उनको सिखाने के लिए धीरूभाई थे, हमें कौन सिखाएगा? और आप सीख सकते हैं कुछ किताबों से। तो मैं किताबें बताते चलूंगा। एक ये किताब है, इस किताब ने मेरी सोच बदली है। और मैं जब ये किताब पढ़ रहा था तो मेरे मन में एक ही बात आई, ये किताब ग्रेजुएशन में कंपलसरी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में, उससे पहले के बच्चे इसको समझ नहीं पाएंगे, पर ग्रेजुएट इसको समझ सकता है। बेहतरीन किताब है। आपको अगर इनकम और वेल्थ के लैडर को आगे बढ़ना है तो यह किताब आपको मदद करेगी। इसमें बताया है कि किस तरह से आपकी वेल्थ बढ़ती है, आप किस क्लास में होते हैं, फिर अगली क्लास कैसे आती है, आपका इनकम सोर्स कैसे चेंज होना चाहिए, आपके इन्वेस्टमेंट्स कैसे चेंज होने चाहिए, वो सब इस किताब में दिया है। ये एक किताब है। एक और किताब मैं बता के जा रहा हूं जिसमें बेसिक सिद्धांत दिए हैं अमीर बनने के लिए। यहां सब अमीरी तो बनना चाह रहे हैं, हाँ या ना? अच्छा, कितने लोग हैं जो बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं? सब फंसेंगे। पैसा बनाने का अधिकार सिर्फ आरबीआई को है, बाकी सबको कमाना पड़ता है। तो बनाने पे मत जाइएगा, कमाना पड़ेगा। ठीक, तो कमाना सब चाहते हैं। यह किताब क्यों खास है वो बता दूं। यह किताब उस समय की लिखी हुई है जब इजिप्ट सबसे अमीर सभ्यता थी, और वो लोग अमीर क्यों थे वो इस किताब में लिखा है। पहला सिद्धांत मैं बता देता हूं, बाकी पढ़ लीजिएगा। पहला सिद्धांत इस किताब में लिखा है, अमीर बनने के लिए आपके खर्चे आपकी इनकम से कम होने चाहिए, तो आपके पास बचत होगी, वो आपकी इनकम का बीज है, मतलब वेल्थ का बीज है। तो ये सिद्धांत तो बड़ा सरल है, खर्चे आमदनी से कम ही तो होने चाहिए, लेकिन सब तोड़ के बैठे हैं इस सिद्धांत को। किसी के पास भी अगर कोई लोन चल रहा है तो आपने सिद्धांत तोड़ दिया है। लोन इस बात का प्रमाण होता है कि आपके खर्चे आमदनी से बाहर चले गए थे, इसलिए लोन लेना पड़ा। तो पहला सिद्धांत आपने तोड़ दिया, तो इस पे ध्यान देना है आपको। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। एक और सवाल है,
सवाल कैलकुलेट करने में डिफिकल्ट होगा, अंदाजा ही लगाना है। सवाल यह है, अगर कोई व्यक्ति 30 साल की उम्र से 25,000 महीना अपने रिटायरमेंट के लिए बचाना शुरू करता है और दूसरा व्यक्ति 5 साल से लेट हो गया और अब अभी भी वो 25,000 महीने ही बचाता है, तो रिटायरमेंट तक दोनों के फंड में अंतर कितना आ जाएगा? 10 करोड़। बहुत बेहतरीन। सिर्फ 15 लाख कम दिए हैं लेकिन अंतर आया 10 करोड़ का। एक और सिद्धांत अब सीखने वाला इसी से, बड़ा सरल सिद्धांत है कि जब आप पैसा जमा करना शुरू करते हैं ना, तो हर 5 साल की देरी से जमा करने वाली राशि डबल हो जाती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति 25 साल से शुरू करे तो 7,700 के मंथली एसआईपी से 5 करोड़ का कॉर्पस बना लेगा। लेकिन अगर 5 साल लेट हो गया तो अब 7,000 नहीं 14,000 जमा करने पड़ेंगे, और 5 साल लेट हो गया तो अब 14 नहीं शायद 26-27 जमा करना पड़ेगा। पहुंचेंगे वहीं। तो इससे जो सीखने वाली बात है वो ये है, जितने जल्दी हो सके अपना निवेश चालू करना चाहिए। एक गलती जो अक्सर लोग करते हैं, अगर किसी का लोन चल रहा होगा और उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आए, वो पहले लोन बंद कर देते हैं। लोन बंद करने से आपको नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, आप फाइनेंशियली पीछे चले जाते हैं। लोन बंद करने की जल्दी नहीं करनी है। अगर एक्स्ट्रा पैसे हैं तो आपको निवेश करने की जल्दी करनी है ताकि आपको एक्स्ट्रा कंपाउंडिंग मिल सके। ये आपको न्यूमेरिकली आगे ले जाएगा। इमोशनली हो सकता है, कई लोग लोन इसलिए बंद करते हैं क्योंकि छाती पे बोझ लगता है, लेकिन वो बोझ सह लीजिए, वो पॉकेट पे बोझ नहीं है। पॉकेट पे फायदा होगा अगर आपको निवेश करेंगे। अब एक आखिरी सवाल, ये सवाल 2-3 मिनट लेंगे, मुझे किसी का जवाब भी चाहिए होगा। पैसे क्यों बचाएं? जो भी कमाते हैं सारा पैसा खर्चा करके मौज करें, बचाएं क्यों? बचत करने की आपकी वजह क्या है या क्या होनी चाहिए? फ्यूचर, इमरजेंसी एंड रिटायरमेंट। और कोई? इमरजेंसी एंड रिटायरमेंट, भविष्य में जब कमा नहीं पाएंगे तब काम आएगा, वगैरह वगैरह। ठीक। बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन, अपना रिटायरमेंट, ठीक, कुछ और बड़े गोल, सारे जवाब सही हैं, जवाब कोई गलत नहीं है। मैं एक और आंसर देने जा रहा हूं और उसको आपको अभी प्रमाणित भी करूंगा। फ्यूचर सिक्योरिटी भी होगा सर एक। क्या चीज? फ्यूचर सिक्योरिटी भी। फ्यूचर की सिक्योरिटी भी होगा। बहुत बढ़िया, सारे जवाब सही हैं। मैं सिर्फ एक चीज और ऐड कर रहा हूं, पैसे इसलिए बचाएं ताकि आप पैसे का पेड़ लगा सकें। और मैंने ठीक बोला, पैसे का पेड़। पेड़, मैंने पेड़ बोला है। पेड़ में क्या होता है, बीज बहुत छोटा होता है, पर पेड़ बीज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा होता है। आपने देखे हैं बीज और पेड़ का अंतर? पैसे का पेड़ लग सके इसलिए पैसा बचाएं। और मैं अभी आपको एक सबूत दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक छोटी कहानी। एक राजा साहब थे, उनके 3 बेटे थे। तीनों बेटे बड़े सक्षम। राजा साहब को ये कंफ्यूजन था वारिस किसको बनाए, तो किसी ने सलाह दी, तीनों बेटों को एक टेस्ट दीजिए, जो उसको अच्छे से करेगा उसको वारिस बना देंगे। टेस्ट भी सजेस्ट किया गया। टेस्ट क्या था कि तीनों बेटों को 1-1 किलो बीज दीजिए और उनको बोलिए इसको संभाल के रखना है, और आप जाइए एक लंबी यात्रा पे। जो बच्चा उस बीज को अच्छे से संभालेगा उसको हम वारिस बना देंगे। राजा साहब ने एकदम वही किया। 3 बेटे, तीनों को 1-1 किलो बीज दिए और राजा साहब चले गए 20 साल की यात्रा पे। अच्छा, कहानी है, जा सकते हैं, असली राजा नहीं जाते। 20 साल के लिए चले गए। लौट के जब आए, एक बेटे के पास पहुंचते हैं और बेटा कहता है, डैडी मैंने तो सारे बीज उसी दिन तिजोरी में रख दिए थे, अभी आपको निकाल के वापस करता हूं। 20 साल बाद तिजोरी खोली गई, क्या मिलेगा? 1 किलो बीज। सड़े हुए 1 किलो बीज, क्योंकि सारे बीज सड़ गए थे, फंगस लग गई थी। बीज 20 साल तक तिजोरी में बीज नहीं रहता, सब सड़ गया। दूसरे बेटे के पास पहुंचे।
दूसरे बेटे ने कहा मैं अभी बैंक जाता हूं क्योंकि मैंने तो सारे बीज उसी दिन बेच दिए थे, पैसे बैंक में जमा कर दिए थे, बैंक से पैसा निकालूंगा, अभी बीज लेके आता हूं। दूसरा बेटा भाग के बैंक गया, बैंक में पैसा 4 गुना हो गया था, 20 साल भी तो हो गए थे। पैसे निकाले, बीज खरीदने गया, बीज के दाम 5 गुना हो गए थे, महंगाई बीज पे भी लग रही थी, उतने बीज भी नहीं आए जितने बेच के गया था। तीसरे बेटे के पास पहुंचे, तीसरे बेटे ने कहा आइए मैं आपको अपनी फसल दिखाता हूं। उसने सारे बीज उसी दिन बो दिए थे। 20 साल बाद क्या था, उसके गोदाम भरे थे, उसकी फसल खड़ी थी, उसके बैंक अकाउंट में भी पैसा था। बीज सबसे अच्छा किसने संभाला? तीसरे बेटे ने। पर जरा गौर से सोचिए, तीसरे बेटे ने ही बीज को सबसे ज्यादा रिस्क पे रखा, संभाल तो बाकी दो रहे थे। बीज संभला क्यों नहीं? क्योंकि बीज का स्वभाव संभलने का होता नहीं है, बीज बढ़ने के लिए होता है। बीज और पैसा एक जैसा बिहेव करता है, संभालने जाएंगे सड़ जाएगा, बोकर आएंगे बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? अब मैं आपको बीज दिखा रहा हूं। एक आम इंसान अगर सिर्फ बोने की प्रक्रिया चालू रखे तो क्या हो सकता है? इस बात के लिए तो एक जोरदार तालियां होनी चाहिए भाई। शुक्रिया। यहां मैंने 4 कॉलम लिए हैं। पहले कॉलम में एक 21 साल के बच्चे की मैं कमाई से शुरू कर रहा हूं। एक साधारण बालक या बालिका 25,000 महीना कमाते हुए साल का कितना कमा रहे हैं? 3 लाख रुपए। यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, एकदम एक साधारण इनकम। ये 3 लाख की इनकम आ गई। अब जीवन भर 3 लाख नहीं कमाएंगे, अगले साल हर व्यक्ति चाहता है पिछले साल से ज्यादा कमाए, महंगाई से तो ज्यादा कमाए। तो इसको भी मैं थोड़ा ग्रोथ दे देता हूं, इसकी इनकम को। और अगर मैंने 7% भी ग्रोथ दिया तो ये उसकी इनकम तैयार हो गई। साधारण बच्चा है, असाधारण नहीं है कि मतलब शुरू किया था एकदम ग्राउंड से और गूगल के सीईओ बन गए, वैसा बच्चा नहीं है। नॉर्मल बच्चा, एकदम साधारण, महंगाई से अच्छी ग्रोथ ले रहा है बस। दूसरा काम, ये जो अभी आपने कहा ना पैसे बचाने चाहिए, प्रतिशत में कितना पैसा बचा लें? प्रतिशत में कमाई का कितना प्रतिशत बचा लें? कोई आंकड़ा होना चाहिए ना। 20%। 20%, बहुत बढ़िया। मैं वैसे 1-2 आंकड़े और बता देता हूं। जो किताब मैंने आपको इजिप्ट वाली बताई थी उसमें एक आंकड़ा दिया है 30% का। आरबीआई का आंकड़ा भी बता दूं, 26% भारत का एवरेज सेविंग रेट है। मैं कहता हूं चलो 20 ही बचाए, ठीक, 20 भी बचाएगा तो इसके पैसे बचने लगे, और मैंने ये पैसे बचा दिए। तीसरा सवाल, ये जो पैसे बचाए हैं इस पैसे को कहीं रख कर आए या इसको कहीं बो कर आए? रखना उचित है कि बोना उचित है? बोना। ठीक, हमको अभी लग रहा है बोना, पर भारत ज्यादातर पैसे अपने रख कर आता है, बोता नहीं है। मैं आपको रखने और बोने में अंतर दिखा देता हूं। रखने का मतलब है बैंक की एफडी कर दी, पोस्ट ऑफिस की स्कीम खरीद ली, कोई गारंटीड रिटर्न वाला प्रोडक्ट ले लिया, उसमें पैसा रखना होता है। तो एफडी अभी रिटर्न दे रही है करीब 6 से 7%, मैंने 6.5 ले लिया। मैं सिर्फ आपको इस बालक का रिटायरमेंट दिखा रहा हूं। 6 करोड़ इसने जीवन भर में कमाया, 1 करोड़ 20 लाख जीवन भर में बचाया, और 3 करोड़ 26 लाख वो पैसा बढ़ के हो गया है, लेकिन उससे पेंशन निकलेगी 19 लाख की सालाना। ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है। क्यों बहुत बुरी है? आखिरी इनकम देखिए उस बच्चे की, 42 लाख के पैकेज पे था। 42 लाख वाले को अगर बोला जाए कि अब आप वापस 20 लाख पे आ जाइए, अच्छा लगेगा? आधी इनकम पे बाकी जिंदगी अच्छी लगेगी क्या? बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। पर यह हो रहा है। तो आप जिन लोगों को जानते हैं जिन्होंने 35 साल 40 साल नौकरियां करी, और आप चेक कर लीजिए रिटायरमेंट के बाद वो एंजॉय कर रहे हैं या बस कट रही है? कट रही है। अब एंजॉयमेंट पे आते हैं। सिर्फ एक चेंज करना था, पैसे बोने थे और कुछ नहीं। बोने के लिए कहां जा रहे हैं मैं सिर्फ वो दिखा रहा हूं।
बोने के लिए हम जा रहे हैं। एक चीज होती है सेंसेक्स, यहां तो सबको पता है, ठीक। सेंसेक्स बना है टॉप 30 कंपनियों से, और सेंसेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो चेंज होता रहता है। अगर कोई कंपनी की मार्केट वैल्यू कम होगी, बाहर हो जाएगी, कोई नई कंपनी जिसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी वो टॉप 30 में आ जाएगी। सेंसेक्स 1979 से ट्रैक किया जा रहा है, उसका एवरेज रिटर्न 15.5% है अभी भी। मैं सिर्फ आपको यह दिखा रहा हूं कि अगर इस बालक ने अपने पैसे, बचत वाले पैसे उठा के सिर्फ भारत की टॉप 30 कंपनियों में भरोसा दिखाया होता आंख बंद करके, तो क्या होता। मैं सिर्फ रिटर्न चेंज कर रहा हूं और कुछ नहीं। तो जहां पहले एफडी में चले गए थे, अगर मैं 15.5% के सेंसेक्स में चला गया, अब आपको मैं अंतर दिखा रहा हूं। पहला अंतर जरा 37 साल पे देखिए। 37 साल पे यह खुद कमाता है 8,85,000, लेकिन इसकी 30 कंपनियां कमा के देती हैं 8,94,000। जितना वो खुद कमाता है उससे ज्यादा बैठे बिठाए वो 30 कंपनियां इसको कमा के दे रही हैं। उसके लिए इसने कोई एफर्ट किया क्या? जो 8,94 30 कंपनियों ने ग्रो कर दिया है, कोई एफर्ट नहीं। लेकिन क्या ये रातों रात हुआ है? 16-17 साल लगे हैं, लेकिन अपना इनकम का क्लोन तैयार कर लिया। जितना हम कमाएंगे उतना मेरी बचत कमाएगी, हम मेहनत करके कमाएंगे, बचत बैठे बैठे कमाएगी, लेकिन बराबर आ गई है 16 साल में। थोड़ा और आगे देखिए, 44 साल पे देखिए। 44 साल पे जो अंतर आया है वो है खुद कमाते हैं 14 लाख और वो 30 कंपनियां कमा के देती हैं 28 लाख। अपने से ज्यादा वो 30 कंपनियां कमा के दे देती हैं बैठे बैठे, कुछ करना नहीं पड़ता उसके लिए। आप ही की बचत थी जो बढ़ के इतनी ज्यादा हो गई है। अपना डबल क्लोन तैयार कर लिया है। और अब रिटायरमेंट भी एक बार देख लेते हैं कि वही व्यक्ति, वही बच्चा रिटायर कैसे होगा। रिटायर होगा, 6 करोड़ जीवन भर में कमाया है, 1 करोड़ 20 लाख जीवन भर की बचत है, पर खाते में रखे 25 करोड़। इतना तो उसने जीवन में कमाया नहीं है जितना उसके खाते में रखा हुआ है। कमाया ही 6 करोड़ था, पूरे जीवन की कमाई 6 करोड़ थी, लेकिन खाते में 25 करोड़ रखे हैं। और पेंशन निकलेगी करीब 3.5 करोड़ की। तो 42 लाख वाले बंदे को अगर 3 करोड़ की पेंशन मिलने लगे तो आपको लगता है थोड़ी लाइफ चेंज होगी, बदल गई? ये संभव है, इसमें कोई मैजिक नहीं है। मैंने मात्र 30 कंपनियों का इंडेक्स दिया है। मैजिक देखना है तो इसके बाद शुरू होता है, ये तो शुरुआत है, ये मिनिमम है। आप लोग तो जानते होंगे ये मिनिमम है। अब मैं दूसरा एक आंकड़ा दे रहा हूं। टॉप 30 कंपनियों का जो रिटर्न है वो तो 15.5 है, लेकिन अगर मैं टॉप 500 कंपनियां पकड़ लेता हूं और उनमें पैसिव तरह से इन्वेस्ट कर रहा हूं किसी फंड मैनेजर के माध्यम से, टॉप 500 कंपनियों का जो आंकड़ा है वो 20% से ज्यादा है। और मैं सिर्फ यहां रिटर्न चेंज कर रहा हूं कि अगर आपने अच्छे फंड चुन लिए अपने एडवाइजर के मदद से और आपको रिटर्न आए, तो आपके पास 100 करोड़ से ज्यादा रिटायरमेंट पैसा होगा। यह बालक अरबपति रिटायर होगा। 5,000 महीने से इसने बचत शुरू करी थी, रिटायर होगा अरबपति। 105 करोड़ 1 अरब से ज्यादा है। और क्या ये रिटायर होते ही 100 करोड़ निकाल लेगा या अभी भी निवेश रखेगा? अगर निवेश रखे तो अगले 4-5 साल में ये 200 करोड़ होने वाला है। आपको अंतर दिख रहा है? सो पैसा रखना नहीं है, बो कर आना है। बोने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको ये सब मिलेगा। बस एक चीज का ध्यान रखना है, म्यूचुअल फंड में कोई एक स्कीम ऐसी नहीं होती है, कोई फंड ऐसा नहीं होता है जो मैजिक करे। मैजिक करता है एसेट एलोकेशन। ये शब्द और समझ लीजिए, मैजिक क्रिएट करता है एसेट एलोकेशन। मैं समझा देता हूं एसेट एलोकेशन क्या होता है। मान लेते हैं चाय बनानी है, तो चाय में दूध लगेगा, पानी लगेगा, चाय पत्ती लगेगी, चीनी लगेगी, 4 आइटम लगते हैं। आधा कप दूध, आधा कप पानी,
1 चम्मच पत्ती, 1 चम्मच चीनी, चाय बन गई। ठीक, गलती से अगर चीनी 2 चम्मच पड़ गई तो क्या करना है? गलती से 2 चम्मच पड़ गई है चीनी, थोड़ा सा दूध बढ़ा दें, थोड़ा पानी बढ़ा दें, थोड़ा पत्ती बढ़ा दें, तो अब 2 कप चाय बन जाएगी, लेकिन चाय बनेगी। इसको कहते हैं अनुपात का नियम। अनुपात ठीक रखेंगे तो चाय चाय ही लगेगी। अनुपात बिगड़ जाएगा तो चाय की जगह चाशनी बन जाएगी, या काढ़ा बन जाएगा, या सिर्फ पानी मिलेगा, या सिर्फ दूध होगा। अनुपात आपको रिजल्ट लाता है। मैं एक जनरल अनुपात बता देता हूं जो रिसर्च के बाद आया है। जनरल अनुपात, जब आप पैसा लगाना शुरू करेंगे, आपको पैसे लगाने हैं 4 जगह बराबर। ये वो पैसा है जो आपका पैसिव इन्वेस्टमेंट है। पैसिव मतलब आपके पैसे कोई और उसको ग्रो करके देगा। आप अपना एक्टिव काम करिए, पैसिवली कोई और मैनेज कर रहा है। तो पैसिवली पैसा कैसे लगाना है? चौथाई पैसा आपका जाएगा इंटरनेशनल। इंटरनेशनल क्यों? क्योंकि एप्पल, एनवीडिया, नेटफ्लिक्स, मेटा, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन सबके रिटर्न भी तो चाहिए, और इनके रिटर्न्स कम नहीं आते हैं। और कितनी बड़ा है इंटरनेशनल मार्केट में, सिर्फ साइज का अंदाजा दे दूं। एनवीडिया एक कंपनी, आपने नाम सुना होगा, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एनवीडिया, उसका साइज कितना बड़ा है? भारत का पूरा स्टॉक मार्केट एनवीडिया से छोटा है। और एनवीडिया का पिछले 20 साल का एवरेज ग्रोथ रेट देखिएगा, 40% सालाना। एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, हमारे स्टॉक मार्केट से कम 15-20 गुना बड़ी, उसके बाद यह हालत है कि उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। तो कुछ पैसा वहां लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? क्योंकि यही एसेट एलोकेशन है। मैं आपको दिखा देता हूं, यह है, ये पिछले 15 साल का दुनिया के देशों का रिटर्न है, अलग अलग कंट्रीज का रिटर्न। तो भारत ने 15 में से 5 बार टॉप कर लिया, पर 10 बार तो यूएस और चाइना ने टॉप किया है। तो मेरा कुछ पैसा वहां भी जाना चाहिए। कितना? 25%। तो 25% आपका पैसा लगना चाहिए इंटरनेशनल, यूएस या चाइना में। 25% लगना चाहिए आपका पैसा भारत के लार्ज कैप स्टॉक्स में, 25% मिड कैप स्टॉक्स, 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स। ये पोर्टफोलियो अगर आपने ठीक से रीबैलेंस करते रहे, रीबैलेंस का मतलब होता है कुछ समय के बाद अनुपात गड़बड़ा जाएगा, कहीं ज्यादा रिटर्न आए, कहीं कम रिटर्न आए। जब अनुपात गड़बड़ा जाए तो अनुपात फिर से ठीक करना है। जो फंड पीछे चल रहा है उसमें टॉप अप कर लीजिए और अनुपात ठीक कर लीजिए। अगर आपने इस एसेट एलोकेशन को फॉलो किया और रीबैलेंस करते चले तो आपको 18 से 20% सालाना के रिटर्न मिलेंगे, और आप मजे से वो जो मैंने ग्राफ दिखाया था उसको आप आराम से पूरा कर पाएंगे। ये लाभ है। ठीक, सो ये तरीका होना चाहिए। फाइनली मैं अपनी बात समराइज करूंगा। यहां बहुत छोटा सा किस्सा है पर आपको क्लियर हो जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक कपल था, हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे नहीं थे। बड़ी मिन्नतों के बाद एक बच्चा पैदा हुआ, और जो पत्नी थी वो अनपढ़ थी। बच्चा एक दिन थोड़ा सा उसको बुखार था, तो उसके लिए दवाई लाके रखी गई। पति काम पे गया हुआ था, बच्चे की तबीयत खराब थी, पत्नी ने दवाई उठाई, बच्चे को पिला दी और बच्चे की मौत हो गई। गलती क्या हो गई थी? दवाई की जगह रैट पॉइजन पिला दिया था। दोनों की शीशी एक ही जगह रखी थी, एक ही जैसी, लेकिन उसको पढ़ना नहीं आता था। बच्चे की मौत का कारण क्या था? बच्चे की मौत का कारण था इलिटरेसी, महिला की अनपढ़ता। अगर वो पढ़ी लिखी होती, दोनों में अंतर कर पाती और ऐसा ना होता। यही चीज होती है जब लोगों के फाइनेंशियल ड्रीम्स पूरे नहीं हो पाते। सिर्फ एक ही चीज प्रॉब्लम करती है, फाइनेंशियल लिटरेसी। गलत फैसले लेते हैं फाइनेंशियल, जिसकी वजह से वो गलत दिशा में चले जाते हैं, गलत जगह पहुंचते हैं। उदाहरण के लिए मैं रियल आपको किससे बता रहा हूं, दो, हंसिएगा मत। एक मेरा स्टूडेंट है,
और ये 3-4 साल पुरानी बात है। उसने शादी करी तो अच्छा लव मैरिज थी। लव मैरिज में एक दिन उसका फोन आया शादी के कुछ दिन बाद, कहने लगा सर थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है। मैंने कहा क्या बात हो गई? कहने लगा नहीं वो शादी में खर्चा ज्यादा हो गया था। मैंने कहा क्या खर्चा हो गया था? साधारण सी तो शादी थी। नहीं सर वो लहंगा बहुत महंगा था मेरी वाइफ का। मैंने कहा कितने का था? कह रहे 2.25 लाख का। 40,000 महीना कमाने वाले के शादी में क्या 2.25 लाख का लहंगा आना चाहिए? हाँ या ना? ना। पर उसने लिया। मैंने कहा क्यों लिया? कह रहे नहीं मेरी पत्नी ने जिद कर ली थी, जीवन में एक बार तो शादी होती है और उसमें भी तुम मतलब पैसा देख रहे हो, तो एक डिसीजन और वो काफी दिन तक उसको भुगतेगा। और ऐसा अक्सर होता है, लोग कई बार डिसीजंस इमोशनली ले लेते फाइनेंशियल और उसका नतीजा लंबा भुगतना पड़ता है। ये सारी चीजें सुधर जाएंगी अगर आप अपने आप को फाइनेंशियली लिटरेट रखेंगे, जो यहां ऑलरेडी हो रहा है। मुझे आते ही सबसे अच्छा लगा जब मैंने यहां देखा कि फाइनेंशियल लिटरेसी एकदम स्ट्रक्चर्ड तरीके से यहां कराई जाती है। क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना उसी को, बहुत बढ़िया, आप जो कर रहे हैं अगर उसको बिना सीखे करें तो वो रैट पॉइजन से कम नहीं है। लेकिन अगर आप जो कर रहे हैं वो सीख के करते हैं तो वो एक्चुअली में दवाई है। सो इतना डिफरेंस आ जाता है उन लोगों में जो बिना सीखे फाइनेंस में आगे बढ़ते हैं और जो सीख के आगे बढ़ते हैं। सो मैं इतना कहूंगा, म्यूचुअल फंड का आप सहारा ले सकते हैं। वहां जो फंड मैनेजर्स आपके पैसे मैनेज करते हैं वो बड़े काबिल होते हैं। आप जरा रिसर्च कर लीजिएगा, 10 में से 9 फंड मैनेजर IIT, IIM और CFA क्वालिफाइड होते हैं। सो भारत के 2 सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से पास आउट, दुनिया का सबसे जो कठिन एक एग्जाम होता है उसका सर्टिफिकेशन, सब करने के बाद तब वो पैसा मैनेज करते हैं। तो इसलिए आप उन पे भरोसा कर सकते हैं और ये बेस्ट तरीका है। आप अपना एक्टिव इनकम अपने तरीके से कमाइए, पर बचत को किसी दूसरे को मैनेज करने दीजिए। इससे आप बहुत आगे जा सकते हैं। कमाई खुद करनी है, बचत किसी और से मैनेज करानी है, वो एक्सपर्ट अपना काम करता रहेगा। कमाई खुद करनी है, वो जो आपका तरीका है वो आप अपना कंटिन्यू रखिए। ठीक है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। कोई 1-2 सवाल किसी के मन में पूछ सकता है? मैं एक बस फाइनल स्लाइड देके जा रहा Q&A हूं, सेशंस। बस एक फाइनल स्लाइड, कि ये अगर आप करते हैं तो आप बहुत सही जगह जाएंगे। पहला काम, खरीदिए वही जो नीड हो, और नीड में भी ध्यान रखना है नेटवर्थ के कंपैटिबल हो। जैसे 2.25 लाख का लहंगा नेटवर्थ के कंपैटिबल नहीं था, इनकम के कंपैटिबल हो सकता है, क्रेडिट कार्ड से लोन लेके ले लिया, लेकिन नेटवर्थ अलाउ नहीं करती थी। सो नीड को ध्यान रखना है, नेटवर्थ को कंपैटिबल रखिए। दूसरा, लर्न इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग बढ़ाइए, अपना फाइनेंशियल कोशेंट बढ़ाइए और जल्दी शुरू करिए। 2 बात। तीसरी बात, लोन्स अवॉइड करने हैं। लोन सिर्फ व्यापारी के लिए बना है जो पैसे से पैसा बना लेता है। अगर आप पैसे से पैसा नहीं बना रहे तो आपको लोन अवॉइड करने हैं। सिर्फ एक लोन है जिसके लिए थोड़ी गुंजाइश दी गई है, वो है एजुकेशन लोन, क्योंकि एजुकेशन लोगों की जिंदगी बदल लेता है, चाहे सुंदर पिचाई हो चाहे कोई और हो। और कोई लोन मैं जस्टिफाई नहीं करता। लास्ट, अपने इनकम का सोर्स बढ़ाते चलिए, क्योंकि अधिक कमाने वाला अधिक संपत्ति बना ही लेगा। अगर अधिक नहीं बना रहे, आप कितने भी फॉर्मूले कमा लो, अगर महीने का कमाते ही 2,000 रुपए है तो कोई चमत्कार नहीं होगा। तो इनकम का सोर्स बढ़ाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये सही तरीका होगा। ठीक? थैंक यू सो मच। मेरी बात इतने ध्यान से आपने सुनी उसके लिए शुक्रिया। एंड बैक टू द होस्ट। पोर्टफोलियो को मैनेज के लिए कहा है सर म्यूचुअल फंड में, हाँ, तो सारे जगह 25% का शेयर के हैं। मान के चलिए कि मेरा 25 ईयर है, तो क्या हम स्मॉल कैप में अपना इन्वेस्टमेंट का जो परसेंटेज हो हम ज्यादा रख सकते हैं क्या? बहुत बढ़िया, मैं बताता हूं। मैंने शुरू में कहा, मैंने जो जवाब दिया वो जनरल था। जैसे नहीं मॉर्निंग वॉक सबको करनी चाहिए। अब अगर आप एथलीट हैं तो शायद आपका कोच कहेगा आप वॉक के साथ साथ जॉगिंग भी करिए। ठीक? तो
आपका पर्सनल जो एसेट एलोकेशन है वो कोई एडवाइजर फाइन ट्यून करेगा, पर जो मैंने एसेट एलोकेशन बताया वो जेनेरिक है, सबके लिए काम आएगा। ठीक, ओके सर, एक और क्वेश्चन है सर। हाँ बिल्कुल सर एक क्वेश्चन है कि एक्सपेंस रेशियो भी हमें देखना चाहिए क्या? अगर कोई हम म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हैं तो मान के चलिए आज नहीं तो कल विड्रॉ तो हम करेंगे, या हम उसको एसडब्ल्यू पे शिफ्ट करेंगे, तो उसका एक्सपेंस रेशियो हमको देखना जरूरी है क्या? एक्सपेंस रेशियो देखा जा सकता है, पर वो इतनी बड़ी चीज नहीं होती है। सर बड़ी Expense- कैसे नहीं होगी? सपोज मान के चलिए अगर हमारा जिस हिसाब से आप समझाए हमको एक्सप्लेन किए हैं सर, तो उसमें जो हम देख रहे हैं क्योंकि मेरा अर्निंग काफी ज्यादा हो रहा है आफ्टर 60 ईयर, मान के चलिए 300 करोड़ या 400 करोड़ अगर हो जाता है, अगर 2% भी वहां लिए तो बहुत ज्यादा हो गया सर ना। मैं बता रहा हूं कंपैरिजन कैसे करते हैं। अगर एक इक्विटी फंड है और एक और इक्विटी फंड है, दोनों के एक्सपेंस रेशियो में ज्यादा अंतर नहीं होगा, लेकिन एक इक्विटी फंड है और एक ईटीएफ है या एक पैसिव फंड है, उनके एक्सपेंस रेशियो में ज्यादा अंतर होगा। तो एक ही जैसे अगर दो फंड है जहां फंड मैनेजर एक्टिवली पैसा मैनेज करता है तो उसके एक्सपेंस रेशियो हो सकते हैं। बेहतर क्या है, अगर दो फंड हैं दोनों बराबर रिटर्न दे रहे हैं तो जिसका एक्सपेंस रेशियो कम है वो अच्छा है। ये तरीका है, देखा जाना चाहिए, पर वो पहला पैरामीटर नहीं होगा, वो भी एक पैरामीटर होगा। भाई खर्चे जितने कम हो उतना अच्छा। यस ठीक, एक पैरामीटर हो सकता है पर वो फाइनल और डिसाइडिंग पैरामीटर नहीं होगा। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। सर आपने बोला कि फंड सभी चीजें जो है इधर सर हाँ, म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर मैनेज करते हैं, और आपने एक चीज और बोली कि कोई भी जो शेयर मार्केट है या निफ्टी है उसमें इंडेक्सिंग पे अगर होता है तो लोग उसी में शेयर करते हैं पैसा, तो हम लोग क्यों नहीं, अगर जो हम लोग ये कर रहे हैं तो हम लोग वो शेयर को ही क्यों नहीं खरीद लें? बहुत फंड बढ़िया मैनेजर सवाल। मैं बता रहा हूं, दो बातें हैं। पहली चीज, अगर कोई खुद से खेती करना जानता है तो अपना खेत खुद जोते और अपना पौध या फसल खुद उगाए, लेकिन क्या हर आदमी को खेती आती है? जैसे मैं शहर में रहा, मुझे टमाटर उगाना नहीं आता, अगर मैं टमाटर उगाने का प्रयास करूंगा सब खराब कर दूंगा। मेरे लिए अच्छा क्या है, कोई मेरे लिए टमाटर उगा दे। तो जो खुद कर सकता है वो खुद कर ले, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे होते हैं जो ये काम खुद नहीं कर पाते, उनके लिए एक्सपर्ट अच्छा है। जैसे अगर मान लीजिए किसी आम आदमी की हड्डी टूटे तो क्या उसको मेडिकल कॉलेज में दाखला लेना चाहिए कि पहले ऑर्थोपेडिक्स पढ़ लें फिर हड्डी जोड़ेंगे अपनी? नो सर। या किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, भैया हड्डी आप जोड़ दो हमारी, हमारा काम दूसरा है। तो ये वही बात है, हर आदमी हर चीज में एक्सपर्ट नहीं है। सो म्यूचुअल फंड सिलेक्शन पैसिव तरीके से, आप अगर अपना काम करते हैं, आप अपनी इनकम बढ़ाइए, पर इनकम में से एक बचत होगी, वो बचत किसी और को बढ़ाने के लिए दीजिए। इनकम खुद बढ़ाइए, बचत किसी और से बढ़वाइए। हाँ सर इसमें न्यू भी फंड ऑफर कैसे? हेलो, हाँ कैसे कर सर सकते एक हैं? क्वेश्चन और था कि इसमें हम लोग जो आपका ये है, इसमें भी बहुत सारे फंड मैनेजर होंगे, लेकिन हम लोग को ऐसे कैसे चूज कर सकते हैं कि वो बेस्ट है हमारे लिए? अगेन थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि Okay, फंड मैनेजर एकदम ऐसे जैसे दो डॉक्टर पसंद करने हैं। अगर बच्चे की तबीयत खराब है और आपको एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट चाहिए, तो आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट अच्छा है खराब है कैसे तय करेंगे? थोड़ा रिसर्च करेंगे, थोड़ा 4 लोगों से पूछेंगे, तब पता लगेगा ये वाला अच्छा है, उसके पास चले जाएंगे। हाँ सर न्यू फंड ऑफर कैसे जज कर सकते हैं अच्छे से? न्यू फंड ऑफर कैसे जज करेंगे सर, ये बेटर है? न्यू फंड ऑफर, न्यू फंड ऑफर जैसे आप आईपीओ जज करते हैं वैसे न्यू फंड ऑफर होता है। कोई भी फंड जब पहली बार लॉन्च होता है किसी थीम के साथ लॉन्च होता है कि फंड मैनेजर ने क्या सोच अपनाई है, किस तरह के फंड उसमें रखेगा, क्या वो डिफेंस का फंड है, क्या वो फार्मा का फंड है, क्या वो स्मॉल कैप का फंड है, क्या वो किसी थीम पे बेस्ड है। तो आपको चेक ये करना है कि क्या ये वाला फंड टाइप मेरे लिए उचित है, क्या मेरी चाय में इसके मिलाने से चाय और बेहतर हो जाएगी या गड़बड़ा सकती है। जैसे मेरा ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट चल रहा है और उसमें मैं अगर एक और फंड इंट्रोड्यूस करता हूं जो मेरे अनुपात को बिगाड़ दे तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अगर मेरा अनुपात मेंटेन रख के ये फंड उसमें थोड़ा और वैल्यू ऐड कर देता है तो मैं उसमें जा सकता हूं। इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए सर? फंड मैनेजर को या बैंक को या जो भी कंपनी है उसको? और सबसे इंपॉर्टेंट तो है फंड मैनेजर की थीम और उसका पोर्टफोलियो। कंपैरिजन टू बैंक और कंपनी। पोर्टफोलियो, ब्रांड को छोड़ दीजिए, ठीक है, ब्रांड नहीं चूज करना है। जैसे अगर कोई अच्छा कलाकार है तो उसकी कोई पिक्चर उठा लीजिए आपको पसंद आएगी, तो मुझे कलाकार पसंद करना है
और वो जो पोर्टफोलियो है वो मेरे पोर्टफोलियो में क्या हिस्सा रखेगा कि मेरी चाय में चीनी कम पड़ रही है तो चीनी वाला फंड उठाना है, ना कि पत्ती वाला। ये ध्यान रखना है, मेरा एसेट एलोकेशन वो मेंटेन रहना चाहिए।